मैं अमरीश कुमार एक बार फिर से आपके सामने एक नए लेक्चर के साथ उपस्थित हुआ हूँ। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आवेश की गति के आधार पर उसको अलग अलग भागों में बांटा है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि जब आवेश स्थिर अवस्था में होता है, कैसी अवस्था में होता है? स्थिर अवस्था में होता है, तब वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब आवेश एक समान वेग से गतिमान अवस्था में होता है, तब वह विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। और जब आवेश त्वरित गति से गतिमान होता है, तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा तरंग संचरण की दिशा अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने पढ़ा है कि स्थिर आवेश का अध्ययन करना स्थिर विद्युत्की कहलाता है तथा गतिमान आवेश का अध्ययन करना गतिक विद्युत्की कहलाता है। अगले अपने जो चैप्टर हैं, जो 12th के 4 से 5 चैप्टर हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकंड चैप्टर है गॉसेस लॉ वगैरह, थर्ड है इलेक्ट्रोपोटेंशियल वगैरह, अगला है कैपेसिटर, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारे चैप्टर हैं, ये आपके स्थिर इलेक्ट्रॉन के अंतर्गत आते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब आवेश स्थिर अवस्था में होता है, तब हम इन्हीं चैप्टरों में डिस्कस करते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, वो कैसे रहता है, कैसे विद्युत क्षेत्र कहता है, उसका पोटेंशियल क्या होता है, वो कैसे धारिता व्यवहार करता है, किस तरीके से उसको गॉस के नियम लागू होते हैं। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे जब आवेश कैसा रहता है, स्थिर अवस्था में रहता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपका अगला चैप्टर, जो आपके बेसिकली 12th का पहला चैप्टर है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर विद्युत्की। कई किताबों में से विद्युत्की भी लिखा जाता है, तो अथवा हम इसको स्थिर विद्युत्की भी बोल सकते हैं, स्थिर विद्युत्की। ओके, तो डाउट नहीं करना है कि स्थिर विद्युत्की है, स्थिर विद्युत्की है, ये दोनों नाम एक ही है, चाहे विद्युत्की कह लो या विद्युत्की। आपको इसके नाम से ही जैसे जाहिर हो रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक्स में यानी कि स्थिर, यानी कि जब आवेश कैसी अवस्था में है, स्थिर अवस्था में। कैसी अवस्था में? स्थिर अवस्था में है, तब हम इसमें अध्ययन करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अध्ययन करते हैं इसका। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट है वो है आपका आवेश, जहां से हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। क्या है? आवेश, चार्ज। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहला पॉइंट है वो है आपका चार्ज है। हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, एक्चुअल में चार्ज होता क्या है, चार्ज होता क्या है। तो एक सिंपल सी भाषा में मैं कह सकता हूं कि अगर किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं या इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए जाएं, अर्थात यदि किसी पदार्थ में आवेश की कमी हो जाए या आवेश की अधिकता हो जाए, तो वह पदार्थ आवेशित हो जाता है। तो वह पदार्थ कैसा हो जाता है? आवेशित हो जाता है। हम एक नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं कि अगर किसी पदार्थ से, यदि किसी पदार्थ में आवेश की कमी या आवेश की अधिकता, यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता आवेश को प्रदर्शित करती है। यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता क्या प्रदर्शित करती है? आवेश को प्रदर्शित करती है। अगर किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, यदि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो वह पदार्थ भी कैसा हो जाता है? आवेशित हो जाता है। अगर किसी पदार्थ से यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, तब भी वह पदार्थ कैसा हो जाता है? आवेशित हो जाता है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, मैंने दो पदार्थ लिए या दो वस्तु ली, एक को मैंने ए नाम दिया, दूसरे को बी नाम दिया, और दोनों वस्तुएं मैंने उदासीन ली। कैसी ली? उदासीन, न्यूट्रल। दोनों वस्तुएं मैंने उदासीन ली।
जब कोई वस्तु उदासीन होती है तो उस पर जो आवेश होता है, फाइनल आवेश, वो क्या होता है, Q बराबर 0। क्या होता है, Q बराबर 0। Q बराबर 0 है, वस्तु उदासीन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस पे आवेश नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस पर आवेश नहीं है, इस पर अभी भी आवेश है और इस पर अभी भी आवेश, दोनों वस्तुएं आवेशित हैं, लेकिन वह वस्तुएं जो आवेश है वो हमें कैसे महसूस नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि इनमें जो आवेश है वो समान मात्रा में है। आपके जो आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक पॉजिटिव आवेश होता है और दूसरा नेगेटिव आवेश होता है। आगे आगे पढ़ाएंगे हम। एक पॉजिटिव आवेश होता है, दूसरा नेगेटिव आवेश। पॉजिटिव आवेश कब होता है? जब किसी पदार्थ से या वस्तु से इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाए, कमी हो जाए। अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए तो वह पदार्थ कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए, अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए तो वह पदार्थ क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। जब कोई वस्तु उदासीन है तो इसका मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ, ये भी किससे है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस वाले पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या की कैसी है, बराबर। इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या की कैसी है, बराबर। यदि कोई पदार्थ है उदासीन है तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि उसमें आवेश नहीं है, उसमें आवेश होता है, लेकिन आवेश क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कैसी होती है, बराबर होती है। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, नेगेटिव, और प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है, पॉजिटिव। जब दोनों पे समान मात्रा में आवेश होते हैं, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव है, तो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, यानी एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। जैसे ही प्रभाव नष्ट होता है तो वहां पर हमें महसूस होता है कि वो वस्तु कैसी है, उदासीन है, या उसका कोई आवेश नहीं है। ठीक है, अल्टीमेटली लेकिन उसके अंदर क्या रहता है, आवेश फिर भी रहता है। क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कैसी रहती है, बराबर रहती है। ठीक है, तो इस आधार पर हम कहते हैं कि अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए या किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे दिए जाए तो वस्तु कैसी हो जाती है, आवेशित। जैसे मान लो कि इस पे 20 इलेक्ट्रॉन है, इस पे भी 20, यानी जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान है तो यहाँ 20 इलेक्ट्रॉन 20 प्रोटॉन है। इस वाली वस्तु पर मैंने 30 इलेक्ट्रॉन लिए और 30 प्रोटॉन लिए, ये भी वस्तु उदासीन है क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान है। अगर किसी भी तरीके से मैं इसको 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता हूँ, इस वाली वस्तु को 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता हूँ, अगर 10 इलेक्ट्रॉन में इसको ट्रांसफर करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन अब बचेंगे वो कितने बचेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या कितनी रहेगी, 20 ही रहेगी। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कितने हो जाएंगे, 10 और 30 40 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितने रहेंगे, 30 ही रहेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये वाली जो वस्तु है उस पर पॉजिटिव आवेश ज़्यादा है, नेगेटिव आवेश कम है। अब पॉजिटिव आवेश कितना है, 20 है, नेगेटिव आवेश कितना है, 10 है। तो यहाँ पर पॉजिटिव हो गया ये वस्तु। इस वाली वस्तु को हम देखते हैं कि इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 40, और प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 30 है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा है, प्रोटॉन क्या है, कम है। तो यहाँ पर जो आवेश होगा वो कैसा होगा, तो इस तरीके से ये वाली जो वस्तु है वो कैसी होगी, धनावेशित होगी। कैसी होगी, धनावेशित होगी। और ये वाली वस्तु ऋणावेशित होगी। यानी इन दोनों वस्तुओं पर क्या आ गया, आवेश आ गया। क्या आ गया, आवेश आ गया। इसमें से इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई है, कमी हुई है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। एक बात याद रखना कि कभी भी इनके इलेक्ट्रॉन आवेश में, कभी भी किसी वस्तु के आवेशित होने में प्रोटॉन का हाथ नहीं होता है, प्रोटॉन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। हमेशा किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो किसमें से इन्वॉल्व होगा, आपका इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से आवेशित होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन से आवेशित होगा। अगर किसी वस्तु को हमें आवेशित करना है तो क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं, प्रोटॉन कभी भाग नहीं लेते हैं। क्यों,
तो कोई भी वस्तु होती है, वो वस्तु किससे मिलकर बनी होती है? अणुओं से। अणु परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो जब वस्तु अणुओं से मिलकर बनी होती है, तो जो वस्तु है वो अणुओं से मिलकर बनी है। अणु किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणुओं से। परमाणु में क्या रहता है? आपके एलिमेंट रहते हैं, तत्व रहते हैं। और तत्व में कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का तो कोई आवेश ही नहीं होता है, तो उसको नेग्लेक्ट करो पहले से ही। बचे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन जो रहता है वो आपके उस वस्तु के नाभिक में रहता है। कहाँ पर रहता है? नाभिक में। और जबकि आपके जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? उसकी नाभिक की चारों ओर जो कक्षाएं रहती हैं, नाभिक के चारों ओर क्या रहती है? आपकी जो कक्षाएं रहती हैं, उन कक्षाओं में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इनको एनर्जी मिलती है वो ये क्या कर जाते हैं? अपनी कक्षा को छोड़कर रैंडमली मूव करने लगते हैं। जब रैंडमली मूव करते हैं उसके बाद और ज़्यादा उत्तेजित अवस्था में पहुंचने के बाद ये क्या अपनी कक्षा को छोड़ देते हैं और ये गति करने लगते हैं और ये ट्रांसफर हो जाते हैं। यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आवेश के संचरण में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं, कभी प्रोटॉन पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि प्रोटॉनों को इसके नाभिक से निकालना बहुत कठिन होता है। बहुत कठिन होता है। जब वस्तु उदासीन होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कैसे होती है? तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि अगर दो वस्तुएं हैं और दोनों उदासीन है तो हम इस तरीके से उन दोनों को आविष्कृत कर सकते हैं कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉनों को दूसरी वस्तु में क्या कर दें? स्थानांतरित कर दें। तो वस्तु कैसे हो जाएगी? आविष्कृत। तो नॉर्मली हम आवेश की परिभाषा पढ़ते हैं। आवेश होता क्या है? देखो, किसी वस्तु में, किसी वस्तु, कोष्टक में पदार्थ लिखते हैं, या पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता आवेश को प्रदर्शित करती है। किसी वस्तु में या पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता किसको प्रदर्शित करती है? आवेश को प्रदर्शित करती है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। अथवा इसकी दूसरी परिभाषा और है, इसकी दूसरी परिभाषा और दूसरी परिभाषा क्या है? यदि किसी पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न या महसूस होने लगे, अगर कोई पदार्थ है उसमें क्या होने लगे? विद्युत और चुंबकीय प्रभाव महसूस होने लगे, तो वह क्या कहलाता है? आपका आवेश कहलाता है। तो दूसरी परिभाषा में हम लिखेंगे आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु में विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न एवं महसूस किए जा सकते हैं। उत्पन्न एवं महसूस किए जा सकते हैं। आवेश क्या है? आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु में विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न एवं महसूस किए जा सकते हैं। किसी वस्तु का गुण है जिसके कारण क्या होता है? वस्तु में या तो विद्युत प्रभाव उत्पन्न होंगे या फिर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होंगे। अगर किसी वस्तु में यह गुण पाया जाता है, अगर किसी वस्तु में यह गुण पाया जाता है तो क्या होता है? उसमें विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न या महसूस किए जा सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है आवेश में कि अगर आवेश कैसी अवस्था में होता है? स्थिर अवस्था में, तो उसमें क्या उत्पन्न होता है?
चुंबकीय प्रभाव या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, सॉरी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर कोई आवेशित वस्तु है वह गति की अवस्था में, कैसी अवस्था में है, गति की अवस्था में है, तो उसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। अगर कोई वस्तु त्वरित गति से गतिमान है, त्वरित गति से गतिमान है, तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा तरंग संचरण की दिशा अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होते हैं। तो अगर किसी वस्तु में क्या है, आवेश है, तो क्या कह रहा है कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु में विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव महसूस किए जा सकते हैं। ठीक है, ये तो रही आपकी आवेश की परिभाषा। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं आवेश का मात्रक एवं विमायन। आवेश के मात्रक एवं विमायन। आवेश की क्या क्या मात्रक होता है, आवेश की क्या क्या विमायन होती है। ओके, आवेश के मात्रक एवं आवेश के मात्रक एवं विमायन। तो आगे देखते हैं इसके मात्रक क्या होता है। तो हमने पढ़ा है कि आवेश बराबर होता है, आवेश बराबर होता है विद्युत धारा इंटू समय। आवेश बराबर क्या होता है, विद्युत धारा इंटू समय। विद्युत धारा और समय का गुणनफल किसके बराबर होता है, आपके आवेश के बराबर होता है, या हम नॉर्मली बोल सकते हैं कि विद्युत आवेश के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, विद्युत आवेश के बराबर होता है। हम आवेश या विद्युत आवेश हम कुछ ही बोल सकते हैं इसको। तो जो विद्युत आवेश है इसको हम Q से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत धारा को I से, इसको T से। आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा Q इक्वल्स टू I T, वही फॉर्मूला सेम, Q इक्वल्स टू I T। जहां पर जो Q है वो क्या है, आवेश है, I विद्युत धारा है और T समय। अब हम ज्ञात करते हैं, तो यहां हम लिखते हैं विद्युत आवेश का मात्रक बराबर विद्युत धारा का मात्रक इंटू समय का मात्रक। क्या होता है, विद्युत आवेश का मात्रक बराबर विद्युत धारा का मात्रक इंटू समय। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो विद्युत धारा है वो कौन सी राशि है आपकी, एक मूल राशि है। कैसी राशि है, मूल राशि है। समय भी कैसी राशि है आपकी, मूल राशि है। तो विद्युत धारा और समय मूल राशि है। तो मूल राशियों के संगत जो मात्रक होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, मूल मात्रक बोलते हैं। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, एम्पीयर, और समय का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, सेकंड। तो इस प्रकार आपका जो आवेश का मात्रक आएगा वो क्या आएगा, एम्पीयर इंटू सेकंड। क्या आएगा, एम्पीयर इंटू सेकंड। अब इसके अलग अलग पद्धतियों में मात्रक होते हैं, अलग अलग पद्धतियों में मात्रक होते हैं। तो हम इसके मात्रकों को पढ़ेंगे अलग अलग पद्धतियों के हिसाब से। पहला पढ़ते हैं नंबर 1, SI पद्धति में आवेश का मात्रक। सिर्फ SI पद्धति। तो SI पद्धति में जो आवेश का मात्रक होता है वो होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम। तो हम यहां लिखेंगे, तो आवेश का मात्रक बराबर कूलाम। क्या होता है, SI पद्धति में जो आवेश का मात्रक होता है वो क्या होता है आपका, कूलाम होता है। दूसरा है CGS पद्धति, नॉट पद्धति, पद्धति, CGS पद्धति में। तो CGS पद्धति में जो आवेश का मात्रक होता है वो आपका होता है स्टेट कूलाम। आवेश का मात्रक बराबर होगा स्टेट
कूलम। सीजीएस पद्धति में आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, स्टेट कूलम, जिसे हम फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रैंकलिन, क्योंकि अपने एक साइंटिस्ट फ्रैंकलिन थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम दिया गया है फ्रैंकलिन। ठीक है, आवेश का जो मात्रक है वो क्या है, सीजीएस पद्धति में स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन। स्टेट कूलम को हम ESU भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या बोलते हैं हम, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, ESU, इसका फुल नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, अब इसका जो अगला मात्रक है क्या है, स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन, सीजीएस पद्धति में। इसके बाद इसके कुछ प्रायोगिक मात्रक भी हैं। कौन से हैं, प्रायोगिक मात्रक। तो प्रायोगिक मात्रक कौन कौन से होते हैं, अगला है प्रायोगिक। तो प्रायोगिक मात्रक में आपके दो मात्रक आते हैं, एक होता है एम्पियर इंटू घंटा, दूसरा होता है फैराडे। ये आपके एसआई और सीजीएस पद्धति में जो मात्रक हैं वो नॉर्मल हम लोग यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं, नॉर्मल यूज करते हैं अपने बुक्स वगैरह में। ठीक, लेकिन जो प्रायोगिक मात्रक होते हैं हम नॉर्मल कम यूज करते हैं, ये जस्ट जब हम इन पर प्रयोग करते हैं उस समय यूज में आते हैं। तो प्रायोगिक मात्रक आपके कितने हैं, दो मात्रक हैं, एक एम्पियर इंटू घंटा और दूसरा क्या है, फैराडे। एम्पियर इंटू घंटा और दूसरा फैराडे। अब यहाँ हम एक नॉर्मल सी बात कहेंगे कि आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है, वो क्या होता है आपका, फैराडे होता है। जबकि आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, फ्रैंकलिन या स्टेट कूलम होता है। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे और जबकि सबसे छोटा मात्रक स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन होता है। ठीक है, आगे नोट डालेंगे। नोट में हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 में क्या है, जितने भी हम आवेश हैं जैसे एम्पियर इंटू घंटा है, फ्रैंकलिन है, ESU है, एम्पियर इंटू घंटा है, फैराडे है, इनका हम आपस में क्या लिखते हैं, एक रिलेशन लिखते हैं। एक रिलेशन लिखते हैं। तो जो रिलेशन है वो क्या है, तो हम लिखते हैं इसमें, तो एक फैराडे बराबर होता है आपका 96,500 कूलम। क्या होता है, 96,500 कूलम। आपस में रिलेशन है, एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। इसी प्रकार एक एम्पियर इंटू घंटा बराबर होता है 3600 कूलम। कितना होता है, 3600 कूलम। अगला है एक EMU बराबर होता है आपका 10 कूलम। कितना होता है, 10 कूलम। अगला है 1 ESU बराबर होता है 1/3 × 10⁹ कूलम। अगला है पॉइंट नंबर 5। ये आपके 4 ही रिलेशन हैं। एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम, एक एम्पियर इंटू घंटा बराबर होता है 3600 कूलम, एक EMU बराबर होता है 10 कूलम। EMU आपका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ये भी आपका सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है। क्या किसमें होता है, सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है। EMU जो आपका EMU होता है वो भी किसमें होता है, सीजीएस पद्धति में
मात्रक होता है। इसी प्रकार आपका जो ESU है उसकी वैल्यू होती है 1/3×10⁹ कूलम। 1 ESU बराबर क्या होता है 1/3×10⁹ कूलम। अगला है पॉइंट नंबर 5। जैसा कि मैंने अभी बता चुका हूं कि आवेश की सबसे छोटी इकाई फ्रैंकलिन या ESU होती है, जबकि सबसे बड़ी इकाई क्या होती है फैराडे होती है। तो आगे लिखते हैं आवेश की सबसे छोटी इकाई ESU या फ्रैंकलिन होती है, जबकि सबसे बड़ी इकाई फैराडे होती है। सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है ESU या फ्रैंकलिन होती है, जबकि सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है आपकी फैराडे होती है। कौन सी होती है फैराडे होती है। ठीक है, तो ये आपके क्या रहे आपके मात्रक रहे, उनमें आपस में एक रिलेशन रहा। ठीक है, अगला पॉइंट स्टार्ट होता है आपका विमा, आवेश की विमा। तो आवेश की विमा क्या होती है, तो आवेश की विमा अगला पॉइंट है आपकी आवेश की। तो हमने जो सूत्र पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, Q बराबर I/T। क्या पढ़ा है, Q इक्वल्स टू IT। तो Q का जो मात्रक था वो क्या है, एम्पियर इंटू सेकंड पढ़ा है हमने। क्या पढ़ा है, एम्पियर इंटू सेकंड। तो इसी प्रकार Q की अगर हम विमा के बारे में बात करेंगे तो एम्पियर क्या है आपकी एक मूल मात्रा क्या है, और सेकंड भी क्या आपका एक मूल मात्रा है। तो इनके संगत जो इनकी विमा होंगी तो एम्पियर की विमा क्या आती है A और सेकंड की विमा T। तो इसलिए जो Q की विमा होगी वो क्या होगी AT। Q की विमा क्या रहेगी A/T यानी AT। ठीक है, आगे आवेश के प्रकार, अगला टॉपिक है इसमें आवेश के प्रकार। आवेश के कौन कौन से प्रकार होते हैं वो हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे। तो मैं अभी बता चुका हूं आपके कि आवेश, अगला हेडिंग है आवेश के प्रकार। तो भी मैं बता चुका हूं कि आवेश के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। आवेश को 2 भागों में बांटा गया है। इसके प्रकार के आधार पर आवेश को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। तो मैं यहाँ लिखता हूं आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धन आवेश, नंबर 2 ऋण आवेश। नंबर 1 धन आवेश, नंबर 2 ऋण आवेश। धनावेश कब आता है, जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाए, कमी हो जाए। अगर किसी वस्तु में या पदार्थ में से इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए तो वस्तु कैसी हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाए, अधिकता हो जाए। अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाए, अधिकता हो जाए तो वस्तु कैसे हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। तो हम इनकी परिभाषा इसके प्रॉपर्टीज के आधार पर दे सकते हैं कि धनावेश और ऋणावेश क्या होता है। तो धनावेश क्या होता है, यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे, क्या कर दे, इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे, या फिर इलेक्ट्रॉनों की उसमें कमी हो जाए तो वस्तु धनावेशित हो जाती है। ऋणावेश क्या होता है, अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ले, क्या कर ले, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ले, या फिर उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए तो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है, तो इनके धनावेश और ऋणावेश के आधार पर हम इसको कुछ इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि अगर कोई वस्तु, 2 वस्तु हैं, मान लो कितनी वस्तु हैं, 2 वस्तु हैं, और दोनों में धनावेश होता है। दोनों में क्या है, धनावेश है। अगर कोई वस्तु है दोनों पर धनावेश है
अगर कोई वस्तु है, दोनों का ऋणावेश है, एक वस्तु धनावेश है, दूसरी ऋणावेश है, एक ऋणावेश है, दूसरी धनावेश है, तो इनमें जो बल लगता है, जो इनमें बल लगता है वो कौन कौन सा कैसा होता है, ठीक। अगर दोनों वस्तुएं धनावेशित हैं या दोनों वस्तुएं ऋणावेशित हैं तो क्या होगा, इनमें प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर एक वस्तु धनावेश है, दूसरी ऋणावेश है, या फिर एक ऋणावेश है, दूसरी धनावेश है, तो इनमें कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। अगर दोनों वस्तुएं धन धन की हैं या दोनों ऋण ऋण की हैं तो वह प्रतिकर्षित होंगी। अगर एक वस्तु धन है, दूसरी ऋण है, तो क्या होगा? आकर्षित होंगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी वस्तु है, अगर कोई भी दो वस्तुएं हैं और दोनों वस्तुओं में समान आवेश है, कैसा है? समान आवेश है। अगर दोनों वस्तुओं में समान आवेश है तो उनमें प्रतिकर्षण बल लगता है। कैसा लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर दोनों वस्तुओं में ऋण विपरीत आवेश है, अगर दो वस्तुएं हैं उनमें कैसा आवेश है? विपरीत आवेश है, तो क्या होगा? आकर्षण बल लगता है। कौन सा लगता है? आकर्षण बल लगता है। तो हम यहाँ से पहचान सकेंगे कि हमारे पास कोई भी वस्तु है, हम एक सिंगल वस्तु को आवश्यक नॉर्मली नहीं कर सकते, उसके लिए दो वस्तुओं का होना आवश्यक होता है। कितने का होना आवश्यक है? दो वस्तुओं का होना आवश्यक है। तो अगर कोई भी वस्तु है, दोनों, अगर दोनों वस्तुएं एक ही आवेश से आवेशित हैं, कैसे? एक ही आवेश से आवेशित हैं, तो उनके बीच में जो बल लगेगा वो कौन सा लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। एक ही आवेश से आवेशित है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर दो वस्तुएं विपरीत आवेश से आवेशित हैं, कैसे हैं? विपरीत आवेश से आवेशित हैं, तो क्या लगेगा? आकर्षण बल लगेगा, ठीक है। अगर समान आवेश से आवेशित होती हैं तो प्रतिकर्षण बल लगता है, और विपरीत आवेश से आवेशित होती हैं तो आकर्षण बल लगता है। जब समान आवेश का मतलब है या तो दोनों धन धन हो या फिर दोनों ऋण ऋण हो, तो उनमें कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर एक पर धन है, दूसरी पर ऋण है, या एक पर ऋण है, दूसरी पर धन है, तो उनमें कौन सा लगेगा? आकर्षण बल। ओके, तो अभी हम इसको यहीं पर छोड़ते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम आवेश की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? आवेश की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, आवेश के गुणों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।